एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जियायू और कामिन उसकी फेवरेट आर्टिस्ट से पार्किंग में मिलते हैं और ऑटोग्राफ ले लेते हैं। पर इतने रश में जियायू कामिन और उस आर्टिस्ट का फोटो लेना भूल जाती हैं। स्टिल कामिन खुश होती हैं क्योंकि उसे उस आर्टिस्ट की तरफ से फ्लेवर्ड मिल्क और ऑटोग्राफ मिलता है। कामिन अब घर पर जाकर उस फ्लेवर्ड मिल्क को संभाल कर रखती हैं क्योंकि वो उसे उसकी फेवरेट आर्टिस्ट ने दिया था। इधर शावन अपनी साइकिल के साथ अपने घर सामान लेकर वापस जा ही रहा होता है कि उसे आधे रास्ते में चेन्मो मिलती है। चेन्मो बताती है कि कैसे वो उसके डैड के बाल काट कर भाग गई थी और बाल काटने का फोटो डेवलप करवाने के लिए गई थी। शावन उस फोटो को देखकर हंसने लग जाता है। चेन्मो अब यहाँ पर शावन के साथ सामान देखकर पूछती है कि ये वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि उसकी मॉम का आज बर्थडे है और वो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता है। वो दोनों अब बात कर ही रहे थे कि शाहवान चेन्मो से बोलता है कि उसे कुछ सीक्रेट बात करनी है और वो चाहता है कि वो सीक्रेट केवल उन दोनों के बीच में ही रहे। दोनों अब एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर शाहवान उसे बताता है कि कैसे माओ की डैड और उसकी मॉम इन्वॉल्व है। इस पर चेन्मो उसे समझाती है कि उसे उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर उसकी मॉम माओ के डैड के साथ खुश है तो, क्योंकि शाहवान की डैड के जाने के बाद वो बहुत ही अकेली होंगी और उनको भी एक शोल्डर तो चाहिए ही होगा रेस्ट करने के लिए। चेन्मो ट्राई करती है कि शाहवान अपनी मॉम को सपोर्ट करे, हेल्प करे। शाहवान उसकी बातों को सुनता है और फिर वहाँ से वापस घर आकर अपनी मॉम के लिए स्कैलियन नूडल्स बनाने लग जाता है। वो उन्हें बना ही रहा होता है कि तभी चेन्मो अपनी मॉम की नूडल्स की सीक्रेट रेसिपी शाहवान के दरवाजे पर नॉक करके रख देती है और वहाँ से चली जाती है। उस रेसिपी को देखकर शाहवान बहुत खुश हो जाता है और उस रेसिपी को यूज़ करके नूडल्स बनाने लगता है। यहाँ पर जियायू के घर पर जियायू अपने कंप्यूटर पर तलिस्मान लगा हुआ देखकर अपनी मॉम पर चिल्लाने लग जाती है। तभी धीरे से उसकी ग्रैंडमा उसके लिए लाया हुआ लेटर देती है। लेटर पढ़कर जियायू नीचे जाने लगती है क्योंकि वो फाइनली उसकी वो स्टोरी एफएम पर पढ़ी जाने वाली थी। वो इस लेटर मिलने के बाद सबसे पहले कामिन को कॉल करके बताती है और फिर वो उस एनवेलप को लेकर शाहवान के घर पर जाती है। उसे देखकर शाहवान जल्दीबाजी में उस लेटर को अपने कोट में रखकर नूडल को देखने चला जाता है। इधर माओ के डैड एपिंग के बर्थडे के लिए सारी प्रिपरेशन के लिए टीवी देख रहे होते हैं। वो माओ को लेकर जाते हैं। एपिंग भी अपनी दूसरी जॉब से निकल ही रही होती हैं कि तभी उसे उसकी तबीयत खराब होने वाली है ऐसा लगता है। उसे चक्कर आने लग जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती हैं। एपिंग अब जैसे घर पहुंचती हैं तो शावन उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और अपनी नूडल्स लेकर आता है। वो जैसे ही नूडल्स टेस्ट करने वाली होती हैं तभी वो बोलता है कि आपने केक तो काटा ही नहीं। वो लोग फिर केक कट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और केक और स्नैक्स लेकर माँ और उसके डैड आ जाते हैं। माँ और उसके डैड को देखकर शावन खुश नहीं होता और दोनों फिर माओ के इशारे के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। माँ और उसके डैड के जाने के बाद एपिंग किचन में कुछ लेने ही गई होती हैं तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं। शावन अब जल्दी से माओ के डैड को बुलाता है और वो चारों मिलकर एपिंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि एपिंग की तबीयत खराब स्ट्रेस के कारण हुई है। उसे ब्लड प्रेशर, मेलन्यूट्रिशन और एमनीजिया की इश्यू है और इन सब के बावजूद भी वो 2 जॉब्स कर रही थी। ये सब सुनकर शावन, माँ और उसके डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर फिर सेडेटिव चढ़ाने के लिए उन्हें इन्फ्यूजन रूम भेज देते हैं। एपिंग को अब ड्रिप लग रही होती है और माओ के डैड और शावन वहीं पर पास में बैठे हुए थे और क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए माओ कुछ खाने के लिए लेकर आता है। फिर माओ बाकी दोनों को घर जाने के लिए कहता है और शावन थोड़ा ठंडा होने के कारण अपना जैकेट माओ को दे देता है और वो घर चला जाता है। अब माओ जब घर टैक्सी में जा रहा होता है तभी उसे शावन की जैकेट में रखा हुआ जियायू का नोट मिलता है तो वो फौरन ही टैक्सी ड्राइवर को एफएम लगाने के लिए बोलता है और जब वो एनवेलप पढ़ रहा होता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि जियायू शाहवान को पसंद करती है। और यहाँ पर कामिन और जियायू भी उसी टाइम पर रेडियो सुन रहे होते हैं, ये सोचकर कि फाइनली उन्होंने अपनी न्यू सेंचुरी के चैलेंजेस पूरे कर लिए। हॉस्पिटल में माओ के डैड शाहवान को कुछ बात करने के लिए एपिंग से थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं। नीचे जाकर माओ के डैड उसे बताते हैं कि कैसे एपिंग 17 साल की थी तभी से फैक्ट्री में काम करने के लिए आई थी। वो उन्हें तब से ही पसंद थी लेकिन उनकी जगह पर शाहवान की डैड को एपिंग पसंद करती थी। फिर माओ के डैड ने मूव ऑन कर लिया। थोड़े टाइम बाद शाहवान और माओ पैदा हुए और शाहवान की डैड की डेथ हो गई। एपिंग खुद ही सारी चीज़ें संभाल रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे माओ की मॉम के छोड़ जाने के बाद वो नशे और गैम्बलिंग के चक्करों में लग गए थे और कैसे उन्हें जीने की होप एपिंग ने दिलाई। वो बताते हैं कि उनके प्रॉब्लमैटिक टाइम में एपिंग ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था तो वो बस यही चाहते हैं कि वो एपिंग का ध्यान रख सके।
पर एपिंग एक बहुत ही स्टब्बन लेडी है। अगर शाहवान मना कर देगा तो उसकी मॉम अपना सोचे बगैर उसके लिए ही करती रहेगी। वो ये भी बताते हैं कि एपिंग कभी भी अपनी प्रॉब्लम शाहवान को नहीं बताएगी क्योंकि वो उसे परेशान देखना नहीं चाहती, जैसे कि उसने भी उन्हें नहीं बताया कि 3 साल पहले ही उसकी जॉब चली गई थी। घर आकर फिर शाहवान अपने डैड की फ़ोटो को देखकर रो पड़ता है क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि वो उसकी मॉम का ध्यान रखे, इसीलिए वो एक अच्छा बच्चा था, बचपन से ही अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन वो स्टिल अपनी मॉम को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। अगले दिन अब सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलने से पहले ही कामिन टीवी में देखती है कि न्यू ईयर के टाइम पर हम सबसे पहले जिसे देखते हैं उससे हमारी लव स्टोरी न्यू ईयर में चालू हो जाती है। वो ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी बाकी सभी को बताने के लिए। शाहवान अब स्कूल के लिए निकलने से पहले उसकी मॉम को आज के काम से छुट्टी लेने को कहता है और बोलता है कि शाम का खाना माओ के डैड अरेंज कर रहे हैं, और निकलते निकलते ये भी बोलता है कि उन्हें बोलना कि स्मोकिंग कम करे क्योंकि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसका ये सब बोलना एपिंग को ग्रीन सिग्नल जैसा लगता है माओ के डैड और उसके रिलेशनशिप के लिए। फिर स्कूल जाने के लिए जियायो शाहवान का वेट कर रही होती है और पूछती है कि क्या उसने कल रेडियो सुना था, जिस पर वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में था उसकी मॉम के साथ क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो सुन नहीं पाया। अब स्कूल जाकर जियायू यही कामेन को बताती हैं और उनके सारे फ्रेंड्स न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। कामेन यहाँ पर फिर जियायू को बातों बातों में वो टीवी अनाउंसर की लव स्टोरी वाली बात भी बताती हैं और दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर वॉन्टॉन शॉप में आज एपिंग की छुट्टी थी और काफ़ी भीड़ भी होती है, इसीलिए चेंचू वहाँ पर आकर कामेन की मॉम की हेल्प करने लग जाती हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि आज न्यू ईयर की रात को वो और उनकी बाकी सारी फीमेल फ्रेंड साथ में महजोंग खेलते हुए सेलिब्रेट करेंगे। वहीं माओ के डैड भी दोपहर तक कोई नहीं होगा ये सोचकर एपिंग के घर में आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें चेंचू दिखती हैं। वो उनसे खूब सवाल पूछने लग जाती हैं कि एपिंग के घर की चाबी उनके पास कैसे आई, और माओ के डैड को लगने लग जाता है कि कहीं उनका सीक्रेट एक्सपोज तो नहीं हो गया। फिर वो उन दोनों से यहाँ पर साथ होने का कारण पूछती हैं, जिस पर एपिंग की खामोशी सब कुछ बता देती है। एपिंग और माओ के डैड साथ में हैं और ये एक ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन देखकर चेंशू को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो वहाँ से चली जाती है। माओ के डैड को फिर एपिंग बताती है कि शाहवान को भी अब उनके रिलेशनशिप से कोई इशू नहीं है और कहती है कि उसने कहा है कि माओ के डैड से स्मोकिंग छोड़ने के लिए क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और शाम के खाने के लिए चिकन सूप बनाने लगते हैं। शाम को अब जैसा कि सारे बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो लोग इन्फ्लेटेड टॉयज़ बेचने के लिए मिलते हैं और उसके बाद अपने आप को ग्रुप्स में बांट लेते हैं। कामेन तो यहाँ पर पूरा ट्राई करती है कि वो शाहवान और जियायू को साथ में ग्रुप कर सके, पर माओ बीच में आ जाता है और चेनमो और शाहवान एक ग्रुप में हो जाते हैं। फिर जियानफेंग वानबिंग एक ग्रुप में और जियायू और माओ एक ग्रुप में हो जाते हैं। जियायू के घर पर उसकी मॉम फिर से वही तलिस्मन उसी कंप्यूटर पर लगा रही होती है जिसे ग्रैंडमा चेनो ने डांट कर भगा देती हैं। वो फिर वहाँ से वॉन्टॉन शॉप जाती हैं जहाँ पर वो एपिंग, फांग फांग और कामेन की मॉम पाई की बातें सुनती हैं कि कैसे चेंशू बहुत ज़्यादा सिली और सुपरस्टिशियस है। चेंशू को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से निकल जाती है। वो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए काफ़ी केयर करती थी, इसलिए उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन वो फिर वहाँ से निकलकर अपनी कॉलोनी के नीचे अकेली बैठ जाती हैं। दूसरी जगह पर इन्फ्लेटेड टॉय बेचते बेचते दोनों चेनमो और शाहवान काफ़ी खुश होते हैं और साथ में मज़े करते हैं। इसी बीच जियायू के डैड वॉन्टॉन शॉप में वॉशरूम यूज़ करने के लिए आते हैं। काम करते करते वो चेंशू के बारे में पूछते हैं कि तभी पाई को वो गिरा हुआ तलिस्मन दिखता है। वो जियायू के डैड को सिनेरियो समझाती हैं और फिर जियायू के डैड चेंशू को जाकर कंफर्ट करते हैं। फाइनली अब चेंशू वॉन्टॉन शॉप में अपने बाकी दोस्तों के साथ महजोंग खेलने के लिए आ जाती है। उसके आने के बाद पाई उसको बताती है कि वो तलिस्मन गलती से निकल गया था और बाकी दोनों भी बताते हैं कि कैसे चेंशू वाले तलिस्मन ने उन्हें हेल्प किया। वो लोग अब बैठे बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर माओ के डैड एपिंग को लेने के लिए आ जाते हैं। जो वहाँ पर आते हैं तो एज़ यूजुअल उनकी दोस्त फांग फांग, पाई और चेंशू उन दोनों के खूब मज़े लेते हैं। रात के अब 12 बजने ही वाले होते हैं कि जियायू वापस से स्टॉल के पास जाने को कहती हैं, लेकिन माओ से जाने नहीं देता। वॉन्टॉन शॉप में भी थोड़ी देर बाद फांग को चेनमो के डैड लेने के लिए आ जाते हैं और शॉप में सिर्फ चेंशू और पाई बचते हैं। चेनमो और शाहवान भी साथ में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, इवन फायरवर्क्स भी जलाते हैं और 12 बजने से पहले स्टॉल के यहाँ पर बाकी सारे बच्चे पहुँच जाते हैं सिवाय शाहवान और चेनमो के। वॉन्टॉन शॉप में भी अब थोड़ी देर तक खेलते खेलते जियायू के डैड चेंशू को लेने के लिए आ जाते हैं और वो दोनों भी अपने घर पर चले जाते हैं। पाई फिर वॉन्टॉन शॉप में अकेली हो जाती है तो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड का शो रिकॉर्ड कर लेगी। जैसे वो शो को लगाती है टीवी पर, तभी स्ट्रीट में खड़े कामेन और उसके दोस्त दिखते हैं। वो खुशी से नाचने लग जाते हैं। सभी लोग अब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, पर ना चाहते हुए भी
शाहवान को जियायू विश नहीं कर पाती और वो उसे पूरी भीड़ में ढूंढती रहती है। अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद शाहवान और चेनमो साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और चेनमो शाहवान को उसके घर के नीचे ड्रॉप करती है, जहाँ चेनमो और शाहवान को साथ में देखकर कामिन तो शॉक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होती है कि वो क्या करे। अगले दिन अब सभी लोग चेनमो के घर पर कार्ड्स खेलने के लिए मिलते हैं। बातों ही बातों में कामिन यहाँ पर चेनमो से वो क्या कर रही है पूछ लेती है। जब उसके दो दोस्त एक ही लड़के को पसंद करे तो चेनमो फिर डायरेक्टली कामिन को बोलती है कि बेटर रहेगा कि कामिन उन्हें ही उनकी चीज़ें संभालने दे। सभी लोग फिर चेनमो के घर पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी चेनमो के डैड घर में आ जाते हैं। सभी लोग उसके डैड को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग ग्रुप स्टडी के लिए मिले हैं। तभी वूजी का क्विज वाला शो टीवी पर आ जाता है और वो सभी उसे देखने लग जाते हैं। वहीं वॉन्टॉन शॉप में चेनशू जियायू का आर्टिकल लिखा हुआ पब्लिश जर्नल लेकर सभी को देती हैं और वो लोग भी वूजी का शो देखने लग जाते हैं, ये बोलकर कि ये तो उनके बच्चों का क्लासमेट है। अब चेनमो के घर पर सभी लोग वूजी का ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देखकर उसकी लर्निंग स्किल्स और एबिलिटीज़ का टेस्ट लेने लग जाते हैं। जैसे ही वूजी सारे आंसर करने लगता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो इतना स्किलफुल कैसे हैं। तभी जियायू एक सरप्राइज कार्ड निकाल कर देती है शाहवान को उसके बर्थडे के लिए। एक एक करके अब बाकी लोग भी शाहवान को अपने कार्ड्स दे देते हैं। शाहवान सडन सरप्राइज देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एग्जाम्स के बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात की थी और कहा था कि इन सब के बाद ही वो सभी को पार्टी भी देगा अपने घर पर। शाहवान फिर सभी को थैंक यू बोलते और कहता है कि उसके लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, जो सुनकर चेनमो के डैड इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। चेनमो के डैड के जाने के बाद सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उनके होने पर कोई भी ज़्यादा मस्ती नहीं कर पा रहा था। फिर जियायू के घर पर उसके डैड न्यू ईयर होने के चक्कर में ब्रेक ले लेते हैं और घर के सारे काम करने लग जाते हैं। ग्रैंडमा तो जियायू के डैड की हेल्प करने के लिए चेनशू को भी बोलती हैं, लेकिन वो वहाँ से अपनी कॉमरेड मीटिंग के लिए तैयार होकर घूमती रहती हैं। जियायू के डैड अब जियायू के रूम में क्लीनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वो कंप्यूटर का सीक्रेट स्पेस देखते हैं जहाँ पर जियायू अपनी डायरी रखा करती थी। उसका कैप बाहर निकाल कर गिर जाता है। डैड फिर उसकी मॉम को बुलाते हैं। मॉम अब डैड को रूम से भगाकर उसकी डायरी पढ़ने की कोशिश करती हैं। वो पढ़ ही रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद गिल्ट में अपने आप ही उसकी डायरी को वैसे ही रख कर चली जाती हैं। वो जैसे ही जियायू के रूम से बाहर जाती हैं तभी वहाँ पर न्यू ईयर गिफ्ट्स लेकर माओ के डैड आ जाते हैं, जिस पर फिर चेनचियो माओ के डैड को एपिंग के नाम से परेशान करने लग जाती हैं। अब थोड़े दिनों बाद सारे बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद कामेन और चेनमो बाहर कहीं पर जाने की बात करते हैं, जिस पर जियायू मना कर देती हैं क्योंकि उसे वूजी से काम था। चेनमो और कामेन दोनों ही चले जाते हैं और जियायू अपने स्कूल जर्नल के लिए वूजी से इंटरव्यू के लिए मिलती है, जिस पर वो कहता है कि उसे खाना खाना है तो क्या वो खाते खाते बात कर सकते हैं। इसीलिए अब खाना खाने के लिए जियायू वूजी को वॉन्टॉन शॉप में लेकर जाती हैं क्योंकि वूजी एक टीवी शो में आया हुआ फेमस स्टार है। इसीलिए पाई और उसके नेबर्स की सारी आंटीज़ वहाँ पर आकर वूजी से बात करने लगती हैं, जिस पर जियायू बताती हैं कि वो यहाँ पर खाना खाने आया है। ये बात सुनकर पाई सभी को भगा देती हैं और वूजी का लंच स्पॉन्सर करती हैं। जियायू अब जैसे ही वूजी के लिए स्टैंड लेती हैं तो वूजी को उसके लिए उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए पूरे खाते टाइम और इंटरव्यू के टाइम वूजी जियायू को प्यार भरी आंखों से देख रहा था। इधर जियायू की डैड फिर से अपना काम ख़त्म करके जल्दी घर पर आ जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाते हैं। डिनर टाइम पर वो सबसे पूछते हैं कि वो लोग स्प्रिंग फेस्टिवल पर क्या कर रहे हैं, पर सभी लोग अपने अपने प्लान्स में बिजी होते हैं। डैड का तो कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए वो सैड हो जाते हैं। वहीं माओ के डैड उसके कमरे में उसकी कुछ सीक्रेट चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अब जैसे ही वो थक कर बाहर आते हैं तो उन्हें जियायू के डैड परेशान घूम रहे दिखते हैं। वो दोनों अब ड्रिंक्स के लिए साथ में बैठ जाते हैं, जिसमें माओ के डैड बताते हैं कि कैसे उन्हें उनके डिवोर्स के लिए भेजे पेपर्स जो कि माओ की मॉम की तरफ से थे वो मिल नहीं रहे हैं। और जियायू के डैड बताते हैं कि कैसे 5 साल से वो अपने घर पर नहीं गए हैं। उनके डैड उन्हें बुला रहे हैं कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते, पर अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो चेनशू को ये बताए कैसे, क्योंकि जियायू के डैड की फैमिली के साथ चेनशू के अच्छे रिलेशन नहीं थे। शाम को आप स्कूल लाइब्रेरी में जियायू वूजी को उसके ऊपर लिखे हुए आर्टिकल का ड्राफ्ट दिखाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि उसको उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी लिखना चाहिए उसके लिए लिख सकती है। सभी लोगों को अब लाइब्रेरियन जाने को कह रही थी। तभी वूजी छुपने लग जाता है, जिस पर जियायू के पूछने पर वो बताता है कि वो एक 3D स्टारी नाइट बनाने वाला है। स्टारी नाइट का नाम सुनकर जियायू भी एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों वहीं पर रुककर स्टारी नाइट्स को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ चेनमो शाहवान के बर्थडे के लिए सुंदर सा प्रेजेंट तैयार करने लग जाती है। वहीं फाइनली चेनशू अपने बाकी कॉमरेड फ्रेंड को मिलकर वॉन्टॉन शॉप में वापस आ जाती हैं, जहाँ वो बताती हैं
कि उसके दोस्तों ने कैसे एंजॉय किया। जिसके बाद एपिंग और पाई दोनों ट्राई करते हैं उसे कन्विंस करने का कि वो जायू के डैड के साथ उनके होम टाउन जाए। पर तब वो यहाँ पर बताती हैं कि जब जायू के डैड पैदा हुए थे तो उन्होंने उनके साथ क्या किया था, और बोलती है कि अगर चाहे तो जायू के डैड वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। घर पर अब ग्रैंडमा ओमेगा वॉच, जो कि कुछ टाइम पहले उन्होंने चेंशू को लेने से मना करा था, उन्हें वो नहीं मिल रही होती है। इसी बीच जायू को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसकी डायरी पढ़ने की फिर से कोशिश करी थी। इसीलिए अब जैसे ही चेंशू घर पर आती है तो दोनों जायू और ग्रैंडमा चेंशू पर चढ़ जाते हैं। वो जायू को बोलती है कि उसने उसकी डायरी नहीं पढ़ी है। उतने में ग्रैंडमा ओमेगा वॉच चेंशू के हाथ में देख लेती है, उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ पर चोरी नाम सुनकर चेंशू काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और ग्रैंडमा और चेंशू में कहासुनी हो जाती हैं, जहाँ पर वो ग्रैंडमा से बोलने लग जाती हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटे का साइड लिया है। उन्होंने अपने बेटों को तो फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें विलेज में ही रखा, ये बोलकर कि यंग लोगों को फैक्ट्री में नहीं रखा जाता। विलेज में फार्मिंग कर 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 चेंशू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी, वो बहुत मेल न्यूट्रिशन हो जाती थी। अगर जायू के डैड नहीं होते तो शायद वो आज तक जिंदा भी नहीं बचती। वो ये सब बता रही होती हैं कि ग्रैंडमा चेन वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ग्रैंडमा को रोता हुआ देखकर जायू भी ग्रैंडमा की साइड लेती हैं, जो सुनकर चेंशू और ज़्यादा टूट जाती हैं। वो बोलती है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा प्रिंसेस जैसा पाला, जबकि वो ये भी नहीं देख पा रही कि उसकी मॉम कितनी दुखी है अंदर से और टूट गई है। फिर चेंशू अब घर छोड़कर चली जाती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अपनी वॉच समझकर जो वॉच ग्रैंडमा रख रही थी वो असल में फांग फांग की थी। वो उन्हें तब समझ में आता है जब वो उनके बॉक्स में उस वॉच को रख रही होती हैं। ग्रैंडमा को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपनी बेटी पर गलत आरोप लगाने के लिए। अब रात हो जाती है और जायू के डैड घर आते हैं। उनके घर आते ही ग्रैंडमा उन्हें बताती हैं कि कैसे 3 घंटों से चेंशू घर पर नहीं आई है उनकी लड़ाई होने के कारण। डैड अब जायू को बताते हैं कि वो कभी तो एटलीस्ट उसकी मॉम की बात पर विश्वास करे, उन्होंने उसकी डायरी नहीं पढ़ी थी। जल्दी जल्दी में अब डैड चेंशू के पास पहुँचते हैं, जो कि मेन रोड के पास बैठी हुई थी। वो उसे बहुत समझा बुझाकर अपने घर पर वापस लेकर आ जाते हैं। घर आने के बाद ग्रैंडमा डैड का लाया हुआ डक चेंशू के लिए गर्म करती हैं और जायू अपनी मॉम को सॉरी बोलने के तौर पर उनके लिए उनकी फेवरेट कैंडीज लाकर देती हैं, जिससे उन सबके बीच की सारी लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।